हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। किसमें? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अंदर वीडियो, जहां मैथ्स के अलावा आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं हमारी बहुत फेमस बुक लक्ष्मीर सिंह। नाउ समझना क्या है हमारे पास, विच इज कि सर क्या होते हैं एटम्स, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। और इससे पहले अभी तक हमने केमिस्ट्री में पढ़ा क्या है। देखो, अगर आप केमिस्ट्री पे जा रहे हो तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी वो थी कि सर, देखना बहुत ध्यान से, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको एक बात समझनी है और वो क्या है। देखो, इससे पहले अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली केमिस्ट्री में मैटर के बारे में। और पिछले 2 चैप्टर्स ने हमें अच्छे तरीके से बता दिया मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। पूरा बताया कि सर सॉलिड होती है, लिक्विड होते हैं, गैस होती है, पहली बात। दूसरी बात सर, डिफ्यूजन इस तरीके से होता है, ऑस्मोसिस इस तरीके से होता है। सर मेटल वर्सेस नॉन मेटल, सर मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। सर प्योर में और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है। सर सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलॉइड में क्या डिफरेंस होता है। और ऐसी कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये है कि अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं की। ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, राइट। बट सर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये सारी केमिस्ट्री डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो अगर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़ी तो हमने क्या केमिस्ट्री खाक पढ़ी है, राइट। ओके, नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं एक्चुअल केमिस्ट्री, जिसकी शुरुआत में जो एबीसीडी है वो होती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं एटम्स और क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, समझते हैं बहुत ध्यान से, विच इज चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ओवियन बेटा पढ़ना शुरू करो। sugar sands, sugar salt, स्टार्ट। sugar salts and diamond, graphite, copper, silver, gold, iron, aluminum, wood, rocks, minerals, foods and fabric, clothes are different kinds of matter. Matter is called padarth in Hindi. मैटर को पदार्थ बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। आगे। An Indian philosopher महर्षि कनत said that if we go on dividing matter padarth, with we will get smaller and smaller particles of matter. Ultimately, we will get the smallest particle of matter which cannot be divided any further. Based on these philosophers, was one of the first person to propose that matter or padarth is made up of very few particles called Pramanam. John Dalton called these particles by the name of atom. The atom word means invisible, something which cannot be divided further. Another Indian philosopher, Abu Katayama, सर इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है? किसके? पकुड़ा कात्यायमा। एक मिनट रुक जा। देखो, एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, फिलोसोफर कह रहे साइंटिस्ट का महर्षि कनत, ठीक है। उनके नाम पे पहली महर्षि आ गया। उन्होंने बोला कि तुम बेटा काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, छोटा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक लेवल ऐसा आ जाएगा पदार्थ का, पदार्थ नहीं मैटर का, पदार्थ का एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि अब वो टूटने से मना कर देगा। क्या कर देगा? मना कर देगा। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या आपने हिंदी में वर्ड सुना है परमाणु बम? आमतौर पे ये, यस, एटम बॉम्ब। तो परमाणु का मतलब होता है एटम। क्या होता है? एटम। ये जो एटम है जब ये फटता है तो बहुत बुरा हाल करता है। क्लियर है मेरी बात? क्या आप, एक बार एक बच्चा बोलता है सर आपने कभी किसी एटम को डांस करते हुए देखा है? मैं कहा नहीं। कह रहा मैं तो डेली देखता हूँ टीवी में। फिर दूसरे बच्चे उसको चाटा लगाया, कहते वो पे नालायक, उसको एटम नहीं उसको आइटम बोलते हैं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। विच इज, वो आइटम नंबर की बात कर रहा था, ठीक है। ये जो शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी जैसे गाने होते हैं ना, तो वो उनकी बात कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं।
Another Indian philosopher, Pakuda Katyayama. Start. And the philosopher Katyayama went a step further and proposed that the particles of matter, atoms of matter, normally exist in a combined form, and various combinations of particles give us various kind of matter. This combined form of atoms is called molecules. We know that all matter is made up of small particles called atom and molecules. Different kinds of atom and molecules have different properties, due to which different kinds of matter also show different properties. Thus, the properties of matter depend on the properties of atom and molecules from which it is made. Yes, ठीक है. We now know that all matter is made up of small particles called atoms and molecules. हमें अच्छे से पता है कि सब चीजें जो है वो किससे बनती है, एटम से और molecule से. Different kind of atoms and molecules have different properties, due to which different kind of matter also show different properties. Clear है मेरी बात? आगे चलते हैं. Yes. Law of chemical combination. Start. Law of chemical composition. These are three important laws of chemical composition. These are laws of conservation of mass or matter, laws of constant properties and Proportion. Proportion, laws of multiple proportions. The laws of chemical combinations are the experimental laws which have been formulated by scientists after performing a large number of experiments involving various types of chemical reactions. These experimental laws ultimately led to the idea of atoms being the smallest unit of matter. In fact, the laws of chemical composition play a significant role in the development of Dalton's atomic theory of matter. In this class, we will study only two laws of chemical composition: the law of conservation of mass and the law of constant property, the third law of chemical combination. The law of multiple proportions will be studied in higher classes. Laws of conservation of mass. In the 18th century. Okay. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं अभी हम. तो सबसे पहले समझ लेते हैं. देखो, थ्री इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं एक एटम्स और उसमें मॉलिक्यूल्स में, विच इज तीन लॉज है. जिसमें पहला लॉ क्या आता है? पहला लॉ होता है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? पहले मास वर्ड हमने इससे पहले पढ़ लिया है एक बार फिजिक्स में, राइट? मास क्या होता है? आपका ऐसा क्वांटिटी, ऐसा वेट, ऐसा वो यूनिट जिसमें जो आपकी वैल्यू डिसाइड करता है, लेकिन ये वैल्यू जो है आपकी अर्थ पे और स्पेस में कहीं पे भी चेंज नहीं होती. ये कांस्टेंट वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस यू आर. आप पूरी स्पेस में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, आपका मास हमेशा सेम रहेगा. क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इस मास के साथ एक चीज है, मैं बताता हूँ क्या. आप देखें हम बहुत ध्यान से. ये मास क्या है? ये मास कभी भी गायब नहीं होता, ये कन्वर्ट हो जाता है. जैसे एग्जांपल, एक कुकर है, एक बर्तन है, कुकर है, उसके अंदर मुझे खिचड़ी बनानी है. क्या क्या डाल दिया मैंने? 2 किलो चावल डाल दिए, 1 किलो दाल डाल दी, ठीक है, 1 किलो पानी डाल दिया, राइट? हाँ, 1 लीटर पानी डाल दिया, सॉरी. अब मैं भी किलो बोल रहा हूँ, मास है ना, मैं भी किलो बोल रहा हूँ. 1 किलो पानी डाल दिया, 250 ग्राम मसाले डाल दिए, ठीक है, और जस्ट वेट, ठीक है. जो खिचड़ी निकल के आई, वो निकल के आई 4 किलो. 4 kg नहीं 250 grams. 3 kg 250 ग्राम. क्या 3 kg क्यों? अच्छा, 1 लीटर पानी तो डिसअपियर हो जाएगा. हाँ, वो जो पानी था 1 Steam लीटर, है. अब वो कहाँ गया? वो हवा में उड़ गया. क्या? वो हवा में उड़ गया. थ्रू स्टीम. तो क्या मैं ये बोलूंगा वो गायब हो गया? नहीं, वो हवा में गया है. तो टोटल कर लो अगर तुम रिएक्टेंट का लॉ ऑफ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट.
इतनी बात समझ में आ गई? आएगा। चले आगे, सेकंड पार्ट पढ़ो। Law of conservation of mass. In the 18th century, scientists noticed that if they carry out a chemical reaction in a closed container, then there was no change of mass. This preservation of mass in chemical reaction led to the formulation of law of conservation of mass. Law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1774. According to the law of conservation, substances which combine together or react in a chemical reaction are known as reactants, where the new substance formed or produced as a result it is called chemical reaction are called products. The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of product is equal to the total mass of reactant. There is no change in mass during a chemical reaction. Since there is no gain or loss in mass in a chemical reaction, the mass remains conserved. Please note that the term total mass of reactant and product include solid liquid gases, including air, that are part of the reaction. The laws of conservation of mass will become more clear with the following examples. देख लेते हैं। देखो सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ, पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा दिया इन्होंने पूरा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैं भी समझा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने डिराइव किया था और क्यों किया था? 18th सेंचुरी में क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लवोइशियर। क्या? लवोइशियर। इसने क्या किया इन 1774, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया और क्या बोला, एक स्टेटमेंट बोली that matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. क्या? In a chemical reaction, matter can never be matter is neither created nor be destroyed. matter को ना तो तुम पैदा कर सकते हो ना तुम नष्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नष्ट कर सकते हो। the thing is, ये चीज किस तरीके से, ये उस तरीके से that energy can never be created nor be destroyed, same way में matter can never be created, cannot be reduced, destroyed. क्लियर है मेरी बात? ऐसे वही होगा, friction can be reduced but not be मतलब फ्रिक्शन कम हो सकते हैं लेकिन जीरो नहीं हो सकते, ये भी ले सकते हैं। The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. Total mass of product बराबर है total mass of reactant. ये बोलो सही, सुन लो। Come on. Yes. आगे, there is no change in mass during a chemical reaction. There is no change in mass during a chemical reaction. I hope इतनी बात क्लियर है आपको। चले आगे। Okay. Now, since there is no gain or loss in a mass in a chemical reaction, the mass remains conserved and constant. For example, ये है कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम का। अगर मैंने इसको गर्म किया केमिकल रिएक्शन में तो मुझे मिला कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम का और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का। टोटल आ गया 100 ग्राम। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। यस, वेरी गुड। Since the total mass of product is equal to the total mass of reactant, there is no change of mass during this chemical reaction. The mass remains the same or conserved. Clear है? Okay. Constant or conserved, same. So suppose the law of conservation of mass ये कर लिया। अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हमें कुछ खास हो रही है, इधर आ जाते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, सैंपल प्रॉब्लम 1 पढ़ना शुरू करो बेटा। Yes. Start. Sodium carbonate reacts with ethanoic acid to form sodium ethanol. Carbon dioxide and water. In the experiment, 5.3 grams of sodium carbonate reacts with 6 grams of ethanoic acid to form 8.2 grams of sodium ethanol, 2.2 grams of carbon dioxide, and 0.9 grams of water shows that and this data verifies the law of conservation of mass. All that we have to do in this problem is to calculate the mass of the reactant product separately and then compare the two
If the two masses are equal, then the law of conservation of mass get verified. The given reaction can be written as sodium carbonate plus ethanol acid is reactant. Sodium ethanol plus carbon dioxide plus water is the product. Sodium carbonate and ethanol are reactants. Mass of reactant is equal to mass of sodium plus mass of ethanol. Sodium carbonate and ethanol acid 5.3. Mass of reactant is equal to 5.3 plus 6. Total mass of reactant is equal to 11.3 grams. Sodium ethanol plus carbon dioxide plus water are products. Mass of products is equal to sodium ethanol plus carbon dioxide plus water. Mass of water 8.2 plus 2.2 plus 0.9 is equal to 11.3 grams, which is equal. We find that mass of reactant is equal to mass of product since the given data verifies the laws of conservation of mass. देख ध्यान से देखिए कुछ इस कहना क्या चाह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोइक ठीक है इन्होंने बोला कि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और एथेनोइक एसिड लिया ठीक है अब हमें क्या पता है देखो सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड रिएक्टेंट है ठीक है और रिएक्टेंट का मास कितना है वो देख लेते हैं तो दोनों का वेट एक बार हम देख लेते हैं रिएक्टेंट थे मेरे पास सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम एथेनोइक एसिड है मेरे पास 6 ग्राम टोटल आ गया 11.3 ग्राम आई होप इतनी बात क्लियर है आपको Yes. ओके जी नाउ आता है सोडियम एथेनोइड क्या सोडियम एथेनोइड अब सोडियम एथेनोइड का क्या सीन है देख लेते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ सोडियम एथेनोइड एंड प्लस मास ऑफ सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है देखो इन्होंने जो बोला 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 तीनों के 11.3 क्या मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है यस तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सिद्ध करता है इट शोज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइज हियर ठीक है क्लियर है नाउ नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना शुरू करो बेटा The law of constant proportion was given by Lewis in 1779. He analyzed the chemical composition types of element present and percentage of element present. A large number of compounds and came into the conclusion that the proportion of each element in its compound is constant or fixed. Based on these observations, Proust formulated the law of constant proportion. According to the law of constant proportions, a chemical compound always consists of same elements combined together in the same property of mass. This law means that whenever we have sourced from which it is obtained or the method by which it is prepared, a pure chemical compound is always made with the same element in the same mass percentage. For example, water is a compound which contains the same two elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same part constant proportion of 1:8 by mass. One part of mass of hydrogen and
ओके, शुरू कर रहे हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे पहले अभी हमने समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होना चाहिए, कंफर्म, हमेशा। क्लियर है मेरी बात? नाउ नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? was given by Prost in 1779। ये किसने दिया था? Prost ने दिया था 1779 में। He analyzed the chemical composition। इसने क्या एनालाइज किया? इसने एनालाइज किया केमिकल कंपोजिशन, और क्या बोला कि एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। That means a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? yes। चलते आगे। तो उसने क्या बोला कि जो इनका रेशो होता है वो हमेशा सेम होगा इनके मास का। क्या? इनके मासेस का जो रेशो है वो हमेशा सेम होगा 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 होगा, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा विच इज मास। जैसे अब यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने? रेशो निकालना है। अब कॉपर का मास दिया था 1.03 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का दिया था 1.288 ग्राम। ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। ठीक है। 1.288 माइनस 1.03 इक्वल्स टू 0.258 ग्राम्स। ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड का पहला जो सैंपल था उसमें रेशो क्या थी? 1:4। क्या थी? 1:4। और जो सेकेंड बार भी हमने किया उसमें भी क्या रेशो आई? मोटा मोटी 1:4 या 4:1। तो किसी भी तरीके से आप रिएक्ट करो, एट द एंड हमें जो रेशो मिलता है वो क्या मिलता है? 4:1। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट। जैसे वाटर का है, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन के 8। यस। अब अपनी सपोर्टिंग मटेरियल लिया। सपोर्टिंग तो आज की क्लास को यही देते हैं विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।